राकेश की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि कर्जे की वो चिंता थी जो उसे अंदर से खा रही थी। उसके पास अपनी बीमार माँ की दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे और मकान मालिक का दबाव बढ़ रहा था। बैंक वाले भी उसकी छोटी सी मोटर मरम्मत की दुकान को सील करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। ये वही समय था जब उसे कोल्हापुर के एक सुनसान गांव से काम का एक बहुत बड़ा बुलावा आया था। काम एक पुरानी गन्ने की मिल में था और मालिक मल्हार राव ने उसे बहुत ज्यादा पैसे देने थे। काम सिर्फ इतना था कि मिल के तहखाने में रखे एक बहुत ही पुराने जनरेटर को चालू करना था। राकेश बिना कोई सवाल किए अपनी बाइक उठाकर उस अनजान और डरावने रास्ते पर अकेला निकल पड़ा था। रास्ते में उसने एक चाय की दुकान पर बाइक रोकी, क्योंकि सफर की थकान काफी ज्यादा हो गई थी। जब चाय वाले ने सुना कि वो मल्हार की मिल जा रहा है तो उसके हाथ से चाय का गिलास छूट गया। उसने चेतावनी दी कि पिछले 5 सालों में उस मिल के अंदर जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटा। राकेश ने उसकी बात को अंधविश्वास समझा और चाय के पैसे देकर तुरंत वहां से आगे निकल गया। शाम ढलने तक वो उस वीरान मिल के बाहर खड़ा था, जिसकी इमारत किसी खंडहर जैसी लग रही थी। मिल का भारी लोहे का दरवाजा खुरचती हुई आवाज के साथ खुला और सामने खुद मल्हार राव खड़ा था। मल्हार के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बहुत ज्यादा सर्द थीं। उसने राकेश को अंदर बुलाया और बिना कुछ बोले उसे सीधे तहखाने की सीढ़ियों की तरफ ले गया। तहखाने का रास्ता बहुत संकरा था और वहां की सीलन भरी दीवारों से अजीब सी बदबू आ रही थी। नीचे उतरते ही राकेश को लगा जैसे वहां की हवा भारी हो गई है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सामने वो मशीन रखी थी जो किसी जनरेटर से ज्यादा लोहे के एक विशाल और काले कंकाल जैसी थी। उसकी सतह पर इतना ज्यादा जंग लगा था कि वो जगह जगह से किसी जमे हुए खून की तरह दिख रही थी। मल्हार ने राकेश की तरफ देखा और कहा कि जब तक मशीन चालू न हो जाए वो बाहर नहीं निकलेगा। इतना कहकर मल्हार ऊपर चला गया और बाहर से लोहे के उस भारी दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। तहखाने में सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ राकेश की भारी सांसों की आवाज ही तोड़ पा रही थी। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और उस पुरानी मशीन के चारों तरफ घूमकर उसका मुआयना करने लगा। जनरेटर के निचले हिस्से में एक बड़ा सा पहिया था, जिसके नीचे कुछ अजीब से गहरे निशान बने थे। राकेश ने पास जाकर देखा तो वे किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान लग रहे थे जो फर्श पर थे। लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज किया और अपना पाना निकालकर पहला बड़ा पेंच खोलने की कोशिश की। पेंच बहुत ज्यादा जाम था। उसने पूरी ताकत लगाई और एक झटके के साथ वो पुराना पेच खुल गया। पेच खुलते ही अंदर से हवा निकलने की एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी सांस छोड़ रहा हो। मशीन की सतह इतनी ठंडी थी कि उसे छूते ही राकेश की उंगलियां एकदम सुन्न पड़ने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की वो मशीन किसी इंसान की तरह कमरे की सारी गर्मी सोख रही हो। राकेश एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गया और पीछे हटकर उस मशीन को बहुत ही ध्यान से घूरने लगा। उसने उसे उंगली से छुआ। वो छूने में ठंडी थी और उसमें से बिल्कुल ताजे जंग की महक आ रही थी। तभी उसे फर्श पर कुछ ऐसा पड़ा हुआ दिखा जो वहां के माहौल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। वो एक पुराना और खून से सना पहचान पत्र था जो किसी संजय नाम के मैकेनिक का लग रहा था। कार्ड पर खून के गहरे निशान थे और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दांतों से चबाया हो। राकेश के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसके अंदर से भाग जाने की एक तेज आवाज उठी। सब कुछ बिल्कुल शांत था, इसलिए उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ पुरानी मशीन की गैस होगी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और तहखाने की पीली रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर कांप रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि मशीन के काले पाइपों के अंदर कुछ सरकने की हल्की आवाज आ रही है। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर अपने लंबे नाखून लोहे की दीवारों पर घिस रहा हो। राकेश ने अपना काम रोक दिया
और बिल्कुल शांत खड़े होकर उस अजीब आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज तुरंत बंद हो गई और उसी वक्त सीढ़ियों वाले दरवाजे का भारी ताला खटकने लगा। दरवाजा खुला और मल्हार राव नीचे उतरा। उसके दोनों हाथों में एक बहुत बड़ा सा काला मटका था। वो बिना राकेश की तरफ देखे सीधा मशीन के पास गया और उसका एक बड़ा सा ढक्कन खोल दिया। उसने मटके को झुकाया और उसमें भरा लाल रंग का गाढ़ा तरल मशीन के अंदर पूरी तरह उड़ेल दिया। तरल के गिरते ही तहखाने में एक ऐसी भयंकर बदबू फैल गई कि राकेश का पेट बुरी तरह से पलट गया। वो तेल की गंध नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारा कच्चा मांस कहीं पर सड़ रहा हो। राकेश ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और मल्हार से पूछने की कोशिश की कि वो बदबूदार चीज क्या है, लेकिन मल्हार ने उसे चुप रहने का इशारा किया और खाली मटका लेकर बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। दरवाजा फिर से बाहर से बंद हो गया और राकेश एक बार फिर उस भयानक घुटन के बीच अकेला रह गया। अब मशीन के अंदर से एक अजीब सी गर्मी बाहर आ रही थी, जैसे कोई भट्टी जलनी शुरू हो गई हो। डर के मारे राकेश को पसीना आने लगा। बिना बिजली के ये मशीन इतनी गर्म कैसे हो सकती है? उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर उस खुले हुए ढक्कन के अंदर झांकने का मन बना लिया। अंदर जो नजारा था उसने राकेश के शरीर का सारा खून पल भर में बर्फ की तरह जमा कर दिया। वहां लोहे के गियर्स के बीच कोई इंजन नहीं था, बल्कि इंसानों की पुरानी हड्डियां फंसी हुई थीं। वो लाल तरल कोई तेल नहीं था, बल्कि जमा हुआ खून था जो उन सफेद हड्डियों पर से टपक रहा था। राकेश समझ गया कि पुराना मैकेनिक कहीं नहीं गया था, बल्कि वो इसी मशीन के अंदर मौजूद था। मशीन के अंदर कई इंसानी खोपड़ियां गियर्स के बीच फंसी हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थीं। उन सभी खोपड़ियों की आंखें उसी की तरफ घूर रही थीं, जैसे उसे अपने पास अंदर बुला रही हों। राकेश के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर पड़ी और उसके टूटने की तेज आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। उसका शरीर कांप रहा था। वो समझ गया कि ये जगह कोई गन्ने की मिल नहीं, बल्कि एक बूचर खाना है। वो फौरन अपनी जगह से उठा और सब कुछ वहीं छोड़कर सीढ़ियों की तरफ पागलों की तरह भागने लगा। उसने ऊपर पहुंचकर उस भारी दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वो जोर जोर से चीख रहा था और बाहर जाने की भीख मांग रहा था, पर दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक तहखाने की वो कमजोर पीली लाइट फड़फड़ाई और एक झटके के साथ पूरी तरह से बंद हो गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में मशीन के अंदर से एक भयानक आवाज आनी शुरू हुई। ये लोहे की रगड़ थी। जनरेटर के भारी पहिए बिना किसी मोटर के अपने आप ही गोल घूमने लगे थे। पहियों की रफ्तार हर पल तेज हो रही थी और उनके घूमने से वहां एक भयानक गूंज पैदा होने लगी। गियर्स के बीच फंसी हड्डियां टूटने लगी थीं और उनके चटकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक मशीन के पाइपों से लाल धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ हवा में जा रहा था। वो धुआं हवा में फैलने के बजाय एक जगह इकट्ठा हो रहा था, जैसे कोई शरीर अपना आकार ले रहा हो। राकेश सीढ़ियों पर दुबक गया। उसकी आंखें धुएं में बन रही भयानक आकृति को देखकर फटी रह गईं। वो इंसान नहीं था, बल्कि लोहे के टुकड़ों और सड़े हुए मांस से बना एक बेहद खौफनाक दानव था। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, बस एक बड़ा सा छेद था जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। वो दानव हवा में तैरता हुआ मशीन से बाहर आया और सिर घुमाकर सीधा राकेश की तरफ देखने लगा। उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू इतनी तेज थी कि राकेश के गले में उल्टी का स्वाद भर चुका था। दानव के शरीर से टपकने वाला खून फर्श पर गिरते ही जल रहा था और काले निशान छोड़ रहा था। उसकी लंबी और भयानक परछाई पूरी दीवार पर फैल गई थी, जो राकेश को निगलने के लिए तैयार थी। दानव ने अपना हाथ उठाया, जिसके नाखूनों की जगह लोहे के बहुत तेज और लंबे ब्लेड लगे हुए थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ लोहे के टकराने की गूंज हो रही थी।
राकेश ने दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर वो भारी दरवाजा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। अब दानव उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी लाल रोशनी राकेश के डरे हुए चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपना नुकीला लोहे का पंजा उठाया और एक झटके में राकेश की छाती के आर पार उतार दिया। एक भयानक चीख गूंजी, पर मशीन के पहियों की तेज आवाज ने उस चीख को बाहर नहीं जाने दिया। दानव ने उसे उठाया और मशीन के तेजी से घूमते हुए भारी गियर्स के बिल्कुल बीच में फेंक दिया। हड्डियां टूटने की भयानक आवाज आई और उस विशाल जनरेटर ने अपनी आज की खुराक पूरी कर ली। अगली सुबह जब दिन निकला तो वो खौफनाक तहखाना एक बार फिर पूरी तरह से शांत हो चुका था। मल्हार राव ने लोहे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उस जनरेटर के पास आ गया। मशीन पूरी तरह से बंद थी, फर्श साफ था और राकेश का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं बचा था। सिर्फ एक गियर के पास से ताजा खून की एक छोटी सी बूंद टपक कर नीचे ठंडे फर्श पर गिर रही थी। मल्हार के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन निकाला और एक नया नंबर मिला दिया। फोन उठते ही उसने शांत आवाज में कहा कि मिल का जनरेटर ठीक करने के लिए एक और आदमी चाहिए। दानव की भूख कभी खत्म नहीं होने वाली थी और शहर में मजबूर लोगों की भी कोई कमी नहीं थी।